जो पालक होते हैं, बच्चे के पीछे उनकी साइकोलॉजी ना समझते हुए बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। पढ़ाई करो, पढ़ो, दिन रात उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसके साथ डांट डपट मारपीट करते हैं। मैं उनसे ये कहूंगी कि आप बच्चों को मारना, पीटना, डांटना बंद करें। मैं मिसेस अर्चना गोविंद जीवाला पीआरबी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य हूँ। मैं एक ब्रह्मपुर में एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जिसको कि पहचान की जरूरत नहीं है। मैं 1989 में इस परिवार में शादी होकर आई और यहाँ पर मेरे जो सासू माँ है वो मेरे प्रेरणा स्रोत बने और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया। वैसे तो मेरा जन्म जो है छत्तीसगढ़ में सूरजपुर छोटा सा एक गांव है अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद में हम लोग का ट्रांसफर होके हम सेंधवा आए और सेंधवा में मेरा पूरा बचपन बीता है। वहां पर एक छोटा सा गांव का पूरा सेंधवा एक आदिवासी गांव है और उस आदिवासी गांव में पूरा गांव का माहौल होता था। उस बीच में मेरे से बड़े और 4 भाई बहन हैं। पापा सर्विस में थे और 4 भाई बहन को पालना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो बड़े भाई जो थे वो ट्यूशन करते थे, तो उनके पास में 8 क्लास तक की ट्यूशन आती रहती थी। कई बार वो बीमार रहते थे, कुछ रहते थे, तो उनकी जगह मैं हमेशा जाके उन बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। बहुत छोटी होने के बाद में भी मैं मैथ्स में तो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से मैथ्स उनका सॉल्व कर देती थी। तो मेरी हमेशा ये इच्छा रही थी कि मैथ्स लूं मैं और मैथ्स में ही अपना आगे एजुकेशन पूरा करूं। वो बचपन की बात थी। कई बार भाइयों के साथ में थी तो मेरा बोलना, चलना, फिरना सब लड़कों जैसा ही था। कई बार छोटा ब्रदर है, छोटा भाई है, उसके लड़ाई झगड़े होते थे तो उसके साथ में मारपीट करना भी हमेशा मेरा, उसका बचाव, बहुत सीधा साधा था भाई, उसका बचाव करने मैं पहुंच जाती थी। हम इस बात को आज भी कभी कभी याद करके बहुत हंसते हैं कि देखो कैसा बचपन होता है। साइकिल चलाना, गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, ऐसे जो लड़कों वाले गेम थे मैंने हमेशा वही खेल खेले। कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे गुड्डे गुड़ियों से खेलना चाहिए। और जब मैं मेरी बेटी को देखती थी, वो गुड़िया मांगती थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था, कहाँ गुड़िया से खेल रही है। मुझे तो गिल्ली डंडा, मंजे खेलना, जो कि आज बच्चे इस चीजों से दूर हो गए हैं, और वो जो खेल थे हमारे शरीर को भी बहुत स्वस्थ रखते थे। आजकल ये बच्चे जो हैं गेम, मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि वो खेलों को वापस से अगर लाया जाए तो जो आज बच्चे अस्वस्थ रह रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सेंधवा के बाद में हम लोग ट्रांसफर होके इंदौर आए। उस समय भी मेरी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। उस समय वहां पर पुराना समय था
तो अधिकतर ये रहता था कि लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में ही डाला जाता था। वहां पर मालव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल था, मेरा एजुकेशन वहां हुआ। इस बीच में मुझे एक बात और याद आ गई। जब मैं छोटी थी, मुझे स्कूल में डालने जाना था, तो वहां गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल हमेशा अलग रहा करता था। तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि लड़कियों के स्कूल में जो बहनजियां, उस समय बहनजी कहा जाता था, बहनजियां होती तो बहुत मारपीट करती है, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी बेटी को मारेगी। तो उन्होंने मुझे एक बॉयज स्कूल में एडमिशन करवाया। और कहीं बॉयज स्कूल में जो 1500 से 2000 बच्चे थे और कोई भी गर्ल्स नहीं थी। तो वहां के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने मना करा कि हम लड़कियों को एडमिशन नहीं देते। तो उन्होंने उनसे लड़ाई करी कि कहाँ लिखा है कि आप अपने लड़कियों को एडमिशन नहीं देंगे, मेरी बेटी यहीं पढ़ेगी। और उन्होंने मेरे को वहीं एडमिशन करवाया। पहले साल मैं अकेली थी, दूसरे साल से फिर और 2 लड़कियां आई, तीसरे साल और 3-4 लड़कियां आई, और जिस समय वहां से मैं निकली तब तक मैं 51 लड़कियां वहां इस स्कूल में हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोग, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को लड़कियों के बीच में खेलना चाहिए, या क्योंकि एजुकेशन भी लड़कों के साथ में हुआ। फिर वहां से आने के बाद में हम इंदौर आए, तब मेरा एजुकेशन इंदौर में मालव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। मैंने वहां पर 11वीं क्लास तक स्टडी करी। साथ में मैं बहुत अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर थी, और बास्केटबॉल खेलने में डिस्ट्रिक्ट तक जाया करती थी। उसके बाद में कॉलेज वगैरह गया, तो वहां से मैंने होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैंने अपना जो एजुकेशन है, मैंने होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया। मैं जिस समय होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, बीएससी कर रही थी मैं, उसी समय परिवार में 4 भाई बहन होने से, और पापा सर्विस में थे, तो उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि बहुत अच्छे से लाइफ जी सके। तो मैं भी वहीं पास में एक छोटा सा स्कूल पढ़ते हुए, वहां पर एक कॉलोनी में एक छोटा सा स्कूल था, वहां पर कुछ दिनों तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं घर में ही ट्यूशन करती रही। बीएससी हुआ, 21-22 साल की उम्र में मेरा बीएससी हुआ, और बीएससी करते ही मेरी शादी हो गई। और शादी होके मैं यहाँ पर गोविंदजीवाला, परमानंद जी गोविंदजीवाला परिवार की बहू बनी। इस परिवार को नाम की तो जरूरत है नहीं, लेकिन इस परिवार का मैंने कभी भी ये मन में मेरे याद रहा कि मैं इस परिवार का नाम जो ऊंचाइयों पर है उसे कम ना करूं, और मैं अपने लाइफ में आगे सक्सेस हूं। और इसके लिए मेरी जो सासू माँ है, मेरी हमेशा प्रेरक रही है। जब मैं बीएससी करके आई, तो घर में मैं क्या करूं, हम 3 ही लोग रहते थे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि घर में क्या कर रही हो, अपने को कुछ नहीं करना है, तुम जॉब करना चाहती हो तो करो। जबकि मेरे यहाँ घर में भी मेरे हस्बैंड जो है मोरे साहब के पास में एज अ जूनियर काम करते थे, और वहां से भी कुछ ऐसा कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता था। सिर्फ मेरे वहां पर मेरे जो ससुर जी की डेथ होने के बाद में उनका जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था, उस पैसे को उन्होंने केला ग्रुप में रखा था। वहां से 1500-1600 रुपए जो भी आते थे, उसी में हमारा घर चलता था। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने पैसों का मोह कभी नहीं किया, और मुझे भी वही चीज सिखाई उन्होंने। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर करीब 96 तक विदाउट पेमेंट मैंने यहाँ जॉब किया। जो मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने जो 1500-1600 रुपए मिलते थे, उसमें भी उन्होंने 5 बच्चों से लेके 8 बच्चों तक को गणेश स्कूल में फीस भरते थे, उनको पढ़ाते थे। तो उनकी ये चीज देख के मुझे लगा, मैं तो खाली एजुकेशन पढ़ा सकती हूँ, तो मैं क्यों पेमेंट लूँ इस चीज का।
तो मैंने भी उनसे ही मोटिवेट हुई मैं, और मैंने इस जॉब में कदम रखा। 96 तक तो मैंने जॉब किया। उसके बाद में जब यहाँ पर डीएवीवी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आई, तो मेरी मदर इन लॉ ने तब मुझे कहा कि तुम बीएससी करके आई हो, तुम एक काम करो एमएससी कर लो। तो मैंने उनसे कहा माँ, मेरी एक छोटी बेबी भी है और एमएससी करने के लिए मुझे रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम कॉलेज भी जाओ और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो, मैं बच्चे को और परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसे देख लूंगी। और इस तरीके से मैंने एमएससी करा। जब एमएससी 2 साल करने के बाद में वापस जब मैं घर में थी, तब मुझे आनंद सर ने अपने इंस्टीट्यूट में न्यू विजन में पढ़ाने के लिए उन्होंने बुलाया। तभी मैं थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी, अब रहने दो, 2 साल 3 साल से मैंने छोड़ दी पढ़ाई, अब मैं कैसे पढ़ाने जाऊं। तब भी माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम घर में बैठ के क्या करोगी, जाओ। और मैं न्यू विजन हायर सेकेंडरी में मैंने 2005 से 2013 तक वहाँ जॉब किया। उसके बाद में बृहद गुजराती समाज समिति है, ये लोगों ने मुझे पीआरवी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ऑफर दिया। मैंने थोड़ा सा असमंजस में थी कि मैं इस जॉब को इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उस समय भी मेरे हस्बैंड ने, हेमेंद्र गोविंद जी वाला, और मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने दोनों ने मुझे कहा कि लाइफ में हम तुम्हारा हमेशा सहयोग देंगे, मेहनत और संघर्ष तुमको करना है। और उनकी इसी बात से मैं आज इस जगह पर, इस मुकाम पर हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा इस 3 बातों को ध्यान रखा कि मेहनत, संघर्ष और सहयोग, ये तीनों चीज अगर आपकी लाइफ में है तो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। और मैं इस राह पर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राह पर निकल गई, और इस तरीके से मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 1989 से इस स्कूल में पढ़ाने का काम चालू किया था। बच्चे जो हैं, एक क्लास में अगर देखे जाए तो हर तरह से बच्चा होता है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहता है और एक बच्चा बहुत पुअर रहता है, जिसको कितना भी समझाओ, कितना भी पढ़ाओ, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैं पढ़ाती थी तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, मुझे उसको ही पढ़ाना है। अगर मैं उसको पढ़ा रही तो उसके साथ में जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो अपने आप ही सीख जाएगा। तो मैंने हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश करी कि जो बच्चा बहुत पुअर है, उस बच्चे को मैं पढ़ाऊं। ऐसे मेरी लाइफ में जब मैं न्यू विजन में पढ़ाती थी तो एक बच्चा आया था, जय नाम का बच्चा था। तो बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था, 9th क्लास में था, बहुत ज़्यादा वीक था, उसको पढ़ना भी नहीं आता था। यहाँ तक मैं कहूँ कि 9th में होगी, उसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता था। लेकिन वो बच्चा को कहीं ना कहीं उसको ऐसा था कि ये टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्लास में ही उसको पीछे बैठ के बहुत प्यार से उस बच्चे को हर सब्जेक्ट को पढ़ाया। और 2 साल जब वो 10th में गया, तो 10th में जब उसका रिजल्ट आया तो वो 70% मार्क्स से पास हुआ। वही बच्चा एक दिन, जब मैं यहाँ पर जॉब कर रही थी, एक दिन मेरे पास आया कि मैडम मेरे को कुछ करना है। तो मैंने कहा बेटा तुमको क्या आता है? तो बोले मैं कंप्यूटर चला लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसको जबकि कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से नहीं आता था। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने उसको अपने पास बैठाया कुछ दिन, जब तक सीख जाए। तब भी मैंने उसको बहुत सिखाया उसको, और आज वो एक अच्छी जॉब में है यहाँ पर। वो हमेशा जब भी मिलता है तो हमेशा याद करता है, बोले मैडम मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ। ऐसे ही एक बच्चा और था मेरे साथ में, ईशन गुप्ता नाम था उसका। परिवार से बहुत गरीब था, तो और हमारे समाज का भी था बच्चा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे की कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहिए।
तो उसके जो भी मेरे से हेल्प होती थी मैं उसको हेल्प करती थी। और एक दिन ऐसे ही उसकी मदर भी मेरे पास में आई, मैडम मेरे बच्चे के लिए कोई जॉब वगैरह हो। मैंने कहा एक काम करना, कल से तुम इसको मेरे स्कूल में यहाँ पर भेज दीजिए। और मैंने उसको भी मेरे यहाँ पर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन करवाया। और लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा था तो उसने धीरे 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 सब चीजें सीख ली थी। 2-3 साल मेरे साथ में रहा। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि मैडम मेरे को MBA करना है। तो मैंने कहा बेटा तुम आगे एजुकेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ से छोड़ के जा सकते हो, पहले आप अपनी लाइफ सेटल करो। इस तरीके से बच्चे ने यहाँ से निकल के आज एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है बच्चा। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य मेरे साथ में हुए। एक बच्चा था और बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, लेकिन वो बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो वो बच्चा रात के समय लूम चलाता था और दिन में यहाँ पढ़ने आता था। आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोचिंग क्लास जाए ये जाए, लेकिन उसकी बहुत ये था कि मेरे को MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। सिर्फ उसको मैं थोड़ा सा सजेशन देती रही, गाइड करती रही कि बेटा ऐसे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। और उसके बाद में जैसे ही उसका 12th होने के बाद में उसने नीट की एग्जाम क्लियर करी और उस बच्चे को MBBS में उसका हो गया क्लियर। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे एक छोटे से स्कूल से एक बच्चे को MBBS में एडमिशन मिला। ऐसे तो BOMS में बहुत सारे बच्चे जाते हैं यहाँ से, लेकिन MBBS में अगर कोई बच्चा यहाँ से गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी रही। और इतने गरीब परिवार का बच्चा था। ऐसे बहुत सारे वाक्य मेरे साथ में हुए। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से लगाव भी हो जाता है। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बच्चा एक बहुत अपने जो उनके सपने हैं, अपने सपने पूरे करे। कुछ समय कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार साथ नहीं दे पाता है। तो मैंने उनसे कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ना चाहते हो आगे, आपको अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प है तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगी। और मैं यहाँ अपनी जो मेरी ये पोस्ट है इसका थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसका फायदा उठाते हुए उन बच्चों को मैं अपनी तरफ से स्कूल में थोड़ा सा फ्री कर देती हूँ कि ताकि वो अपना एजुकेशन ले ले और एक अपने परिवार को स्कूल का अपना नाम रोशन करे। और इस पर मैं अपना एक गर्व महसूस करती हूँ। और मैं जो यहाँ पर आई हूँ प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल, तो इसमें मुझे इस क्लासेस में पढ़ाते थे उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ देख के मुझे बच्चों के साथ साथ में टीचरों को भी मैनेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है टीचर भी एक छोटा सा बच्चा है, जबकि मेरे कलीग्स होते हैं पर उनको भी ऐसा बच्चों जैसा ही ट्रीट करती हूँ मैं। तो मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं सभी मेरे से बहुत खुश रहते हैं। उनका सोचना ये रहता है कि मैडम हमारे साथ में कितने अच्छे से बात करती हैं। मुझे इसी बात की खुशी रहती कि पीठ पीछे भी वो मेरी बुराई नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ कर पा रही हूँ। और इसका मुझे अपने आप पे भी गर्व महसूस होता है। कई बार प्रिंसिपल रहते हुए मेरे पास में बहुत सारी कई बार कठिनाइयां भी आई, कई संघर्ष जैसी स्थिति भी हो गई थी मेरे साथ में कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। तो उस समय में कभी ऐसी कोई परेशानी होती थी तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करती थी कि अरे आज ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो मुझे तुरंत ये कहते थे तुम सक्षम हो, तुम अपने आप से कर लोगी, तुमको डरना नहीं है, डरो मत, आप करो। और मैं बस उनका इतना कहना रहता था और मैं निडर होके अपने काम सब कर लेती थी। और जो निडर होके अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और आज मैं यहाँ पर इसीलिए सफल हूँ। देखिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए बात करना चाहूँगी, पालकों के लिए बात करना चाहूँगी। मैं जो पालक होते हैं बच्चे के पीछे उनकी साइकोलॉजी ना समझते हुए बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। पढ़ाई करो, पढ़ो, दिन रात उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसके साथ डांट डपट मारपीट करते हैं। मैं उनसे ये कहूँगी कि आप बच्चों को मारना, पीटना, डांटना बंद करें।
बच्चे को अगर आप प्यार से लेंगे तो बच्चा आपके हर बात सुनेगा। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, 24 घंटे में आप, खासकर मदर और फादर दोनों से कहता है, मदर 24 घंटे में आधा घंटा, देखिए चीज़ें दिला दिया कि हमने उसको कपड़े दिला दिए, हमने बुक्स दिला दिए, हम घुमाने ले गए, हम होटल खिलाने ले गए, इससे प्यार नहीं कहते हैं। सिर्फ आधा घंटा आप अपने बच्चे को अपने गोद में सिर रख के उसको सहलाएं और उससे बात करें, प्यार से बात करें। बेटा आज का दिन कैसा रहा, क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल में कौन से दोस्त हैं, क्या है, उससे कुछ इस तरीके की बातें करें तो बच्चा खुलकर बात करेगा और उसकी लाइफ में उसको सक्सेस मिलेगी। और मैं उसके फादर से भी बात करने चाहूँगी कि जो फादर हैं वो हमेशा करते हैं, आते हैं, इसको डांट लगाते हैं, उसको डांट लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर फादर भी कितने भी थक के आए, काम से आए हैं, आप मानते हैं कि आप बाहर जाके काम करते थक कर आए हैं, देखिए मैं फादर से भी एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ आप सुबह से काम पर निकल जाते हैं, शाम को थक कर आते हैं और थक कर आने के बाद में जब मम्मियाँ जो रहती है शिकायतें करती कि आपके बेटे ने ऐसा करा या बेटी ने ऐसा करा, फादर बिना सोचे समझे उनको डांटने लग जाते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मम्मियों की शिकायतें बाद में सुनिएगा, बंद कर दीजिए, मम्मी की शिकायतें तो बाद में सुनिए आप, लेकिन आप सिर्फ अपने समय में से समय निकाल के एक आधा घंटा अपने बच्चे को दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है खुलकर आपसे बात करेगा, उसकी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करेगा। और अगर वो खुलकर आपसे बात करता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो बच्चा आपको बता सकेगा। इतना आप उसके और आपके बीच में इतनी दूरियां कम करना चाहिए। मैं सिर्फ अपना यही मैसेज देना चाहती हूँ पालकों को। शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा मैं कहूँगी कि मेरा समाज यहाँ पर बहुत बड़ा समाज है और इस समाज में गोत्र वाइज हमारे अध्यक्ष होते हैं गोत्र के अनुसार। तो मैं हमारे समाज में पहली महिला गोत्र अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा मेरे को जैसे रोटी बैंक है, रोटी बैंक ने एक प्रोग्राम में मैं गई थी और वहाँ पर मैंने सिर्फ उनको एक से सजेशन दिया था कि आप सभी स्कूल से कांटेक्ट करिए और एक मुट्ठी अनाज बच्चों को लाने के कहेंगे। तो एक मुट्ठी, अगर एक स्कूल में 500 बच्चा है तो एक मुट्ठी 500 मुट्ठी अनाज हो जाता है। और यहाँ पर देखे जाए तो 200-250 स्कूल है, तो आपको अनाज की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और इस चीज को उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने स्कूल से जा के मिला और सभी स्कूल वालों ने उनको इस तरह से अनाज दिए। तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। ऐसी हमारी जो अदर संस्था है, आपकी मुस्लिम लीग वाली एक संस्था है, उन्होंने भी मुझे 2 बार सम्मानित किया। और ऐसे कई बार कुछ छोटी छोटी जगहों से मुझे सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मानित हुई हूँ तो ये इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी अपनी ना होते हुए ये मेरे परिवार की है। क्योंकि मेरे परिवार मुझे इस राह पर निकलने के लिए नहीं कहता, मोटिवेट नहीं करता। आज जो माँ है, मेरे सासू माँ है, वो मुझे प्रेरित नहीं करते तो मैं घर से बाहर निकलती नहीं और एक घर में बंधी रह जाती। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं आज उनकी ही वजह से हूँ। मैं उनके लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको सफलता पानी है तो आप असफलता से डरो नहीं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये हमारी उर्वरा है, उर्वरा शक्ति है। इनको अगर ये कुछ कर सकेगी देश के लिए, समाज के लिए, तो हमारा राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा। मैं हमेशा इनसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी शक्तियों का फायदा उठाइए, बिना डरे
अपने देश हित में अपने कार्य करते जाइए। देखिए, आपके लीड लैब जो ये कार्य कर रहा है, सभी किस तरीके से प्रेरित हुए और इसको मंच पे सभी के बीच में ला रहे हैं, तो जब ये देखते हैं, आसपास के लोग जो देखते हैं, कोई किसी न किसी से प्रेरित होता ही है। और क्योंकि आजकल जो किताबें वगैरह तो पढ़ते हैं नहीं, लेकिन सबके छोटे छोटे जो प्रेरणा स्रोत जो बने हैं, तो आप इनके लिए मैं ये कहूँ कि ये जो लीड लैब है बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बना है सभी के लिए। और आपके छोटे छोटे जो क्लिप हैं सभी को आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा देंगे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगी कि आप इस कार्य को आगे करते रहिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका, और इसके लिए आप लोगों को, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।